प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए आएगा 4 मार्क के लिए। इसको कैसे लिखना है और इसके पॉइंट्स कैसे लर्न करने हैं और एक्सप्लेनेशन, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ना। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आया, तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम ए, बी और सी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो। नाउ इसके जो पिछला वाला प्रिंसिपल था, ठीक है, हेनरी फेयल का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मतलब ऐसा सोचो पूरे कंपनी के लिए था। एफडब्ल्यू का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लागू होता है। मतलब कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तुमको उसी दायरे में रहना है। और पूरे कंपनी के लिए जो प्रिंसिपल्स है वो किसने दिया था? हेनरी फेयल ने। वो 14 प्रिंसिपल्स है। तो एफडब्ल्यू टेलर, जिसका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर है, ही स्टार्टेड एज अ मशीन शॉप वर्कर। बेसिक लेवल पे वो छोटे पैमाने पे शुरू किया उन्होंने, और फिर वर्कर्स का हेड जिसको बोलते हैं फोरमैन बने, और फिर चीफ इंजीनियर और मैनेजमेंट साइंटिस्ट। उनकी एक बुक पब्लिश हुई 1911 को, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ ये वो समय था जब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन अभी तक शुरू हुआ नहीं था। फोर्ड, जिसने पूरा इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया था, 1903 में फोर्ड कंपनी शुरू हुआ था। बाय 1908 फोर्ड का मॉडल टी बिकेम द हाईएस्ट सेलिंग कार इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के आधे कार मॉडल टी थे, और इतना ज्यादा डिमांड था तो उनको प्रोडक्शन भी बढ़ाना था। तो फिर उन्होंने जो टेक्निक्स वापरा, ऐसे बोल सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे, इसने प्रोडक्शन को प्रोफेशनल कर दिया। पहले प्रोफेशनल नहीं था, कोई भी वर्कर आता था, मशीन कैसे भी होते थे, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु बॉट साइंस इनटू द आर्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिक लेवल पे समझ में आया? नाउ इन्होंने मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन दिया। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली क्या तुमको चाहिए, क्या काम करना है, एंड सीइंग दैट तुम सबसे सस्ते में बनाओ। ठीक है। नाउ इन्होंने प्रोडक्शन के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी दी। उन्होंने बोला यदि ये प्रिंसिपल्स अपनाए जाए तो तुम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो एट द चीपेस्ट कॉस्ट। तो तुम्हारे सामने ये एक एक करके मैंने प्रिंसिपल प्रेजेंट किया है। जैसे ही ये सातों के सातों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन में खत्म करूंगा, मैंने एक स्टोरी बनाया है जिसके मदद से ये सातों के सातों पॉइंट तुम्हारे तुरंत लर्न हो जाए। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ए, बी, सी तुम यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हो, डी डेफिनेशन, और ई प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला है साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब क्या है? उस जमाने में हम बात, आज 2022 चल रहा है, हम बात कर रहे हैं 111 साल पहले। तो उस समय तो उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन बड़े अजीब तरीके से हो रहा है। कोई भी टाइम चेक नहीं कर रहा है, कोई भी वर्कर काम कर रहा है, मशीन कैसे भी है। तो उन्होंने बोला साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब। उन्होंने बोला ट्रायल और एरर, ठीक है ना, का जमाना चला गया कि नसीब से हुआ प्रोडक्शन तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बैड लक। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बोला साइंस लॉ टू द आर्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो पहले अच्छे मशीन्स, ठीक है ना, और जो भी वर्कर होंगे उनको पहले ट्रेन किया जाए, और फिर मशीन में लाया जाए, और फिर आउटपुट अच्छा आएगा ना। पहला जो उनका था, जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये एक्चुअली सबसे फेमस प्रिंसिपल में से एक है, क्योंकि पहली बार किसने बोला था कि तुम जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो मशीन पे कौन सा मशीन है, कौन से वर्कर्स है, उनको ट्रेनिंग दो, बेस्ट आउटपुट एट चीपेस्ट लेवल लाओ। ये टेक्निक, ये प्रिंसिपल्स के लिए उन्होंने टेक्निक भी बताया। पहले क्या था कि वस्तु उठाओ, मशीन में डालो और आउटपुट आएगा।
लेकिन उन्होंने बोला ऐसे नहीं, हर चीज का मशीन जो रॉ मटेरियल, सपोजिटली मैं एक पेंसिल उठा रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है, ये एक पेंसिल है, नाउ सपोजिटली मैं लेफ्ट हाथ से उठाता हूं और फिर राइट हाथ में डालता हूं, इसको कुछ टाइम लगेगा, मे बी 5 सेकेंड्स, लेकिन मैं डायरेक्टली राइट हाथ से उठाता हूं, मुझे लगेगा मे बी 3 सेकेंड्स। तो बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क कौन सा है? 3 सेकेंड्स वाला, डायरेक्टली लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द राइट हैंड। उन्होंने जैसे ईट, कंस्ट्रक्शन साइट में ईट लगाते हैं ना, ईट उठाते हैं, तो उन्होंने बॉडी के मोशंस चेक किए, उठाने का और रखने का, ठीक है, इसको मोशन स्टडी बोलते हैं। और फिर टाइम स्टडी देखा कि हर एक बॉडी के मोशंस पर प्रोडक्शन कितना लगता है और उसको सबसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये उन्होंने स्टडी किया। ये सब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उसके बाद ये उन्होंने बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके प्रिंसिपल्स तुम्हारे सामने है। तो उन्होंने बोला अब तक जो होता था ट्रायल एंड एरर, नसीब रहा तो ठीक है वरना बैड लक, ये छोड़ना चाहिए। इफ तुम्हारे मशीन्स पक्के काम करते हैं, इफ तुम्हारे लेबर वेल ट्रेन्ड है, तो रूल ऑफ थंब नहीं होगा, साइंस होगा, और तुमको जितना आउटपुट चाहिए उतना ही आएगा। समझ में आ रहा है? जब रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो स्टार्ट से एंड तक तुम लैंडिंग टाइम टू द सेकेंड जज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ द रॉकेट एंड स्टफ। ऐसे रॉकेट को उड़ा दिया तो भाई कहीं ना कहीं और गिर जाएगा वो, तो सब साइंस है उसमें। दूसरा, हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड। मैनेजमेंट और वर्कर्स में तभी भी झगड़े होते थे क्योंकि उस जमाने में 8 घंटे का शिफ्ट नहीं हुआ करता था। वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी जिसने 8 आवर्स का शिफ्ट लाया था वो थी टाटा स्टील। जहां तक मेरा नॉलेज है 1908 या 1918 में शुरू हुआ। उसके पहले वर्कर्स को मजदूर की तरह, मशीन की तरह काम कराया जाता था और पेमेंट कम था, तो इसलिए झगड़े होते थे। उसने बोला कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में हार्मनी चाहिए, पीसफुल चाहिए, और इसका कनेक्शन पॉइंट नंबर 6 के साथ भी है, जो कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने बोला मैनेजमेंट शुड थिंक, प्लानिंग करना, और वर्कर्स शुड एग्जीक्यूट। सो उन्होंने थिंकिंग और डूइंग के 2 अलग फंक्शंस डाले। उन्होंने बोला हार्मनी के लिए एक को सोचने दो और एक को इम्प्लीमेंट करने दो, और दोनों के बीच अच्छे संबंध होने दो, ताकि हैप्पी वर्कर्स बोलते ना, और मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स। तो ये पॉइंट नंबर 2 था कि पीसफुल माहौल चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, ये उनका मानना। तीसरा, मेंटल रेवोल्यूशन। नाउ the principal focuses on change in the attitude of employees and management. ये again point number 2 का continuation में, if you check out Ford का जो मॉडल T है, उन्होंने 1903 में मॉडल A से लॉन्च किया था। मॉडल T by 1908 became the number 1 car. Actually 1908 को लॉन्च किया, by 1918 it becomes the number 1 car in the world. तो Ford कंपनी ने क्या किया, आई थिंक मेरे को जहां तक याद है $5 एन आवर, ये उस समय का हाईएस्ट पेमेंट था। इसकी वजह से वर्कर्स भी काम कर रहे थे और गाड़ियां भी बहुत ज्यादा बन रहे थे। लेकिन दूसरे कंपनीज में ये सब प्रैक्टिकलिटी और साइंस नहीं था, जिसकी वजह से हमेशा तनाव रहता था। एक मेंटल रिवॉल्यूशन, एक ऐसा एटीट्यूड जो कि वर्कर का कंपनी के तरफ है कि तुम, मैं काम कर रहा हूं और तुम अच्छा पगार दे रहे हो, एक एटीट्यूड की बात है। उस समय एटीट्यूड नहीं था क्योंकि वर्कर्स ट्रेन नहीं थे, एक्सीडेंट्स अक्सर हुआ करते थे, काम खराब होता था। तुम बिना ट्रेनिंग के एक पायलट को फर्स्ट फ्लाइट में उड़ाओ, बिना ट्रेनिंग के प्लेन तो क्रैश लैंड ही होना है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद मशीन में लगाओ, ये FW टेलर का मानना था। पहले तो उनका मानना था कि जो वर्कर जिस काम के लिए सूटेबल है उसको वही काम पे लगाओ, लेकिन उसके पहले उसको ट्रेनिंग दो। चौथा पॉइंट, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। नाउ ये पहली बार हुआ कि उन्होंने बोला वर्कर्स को सिलेक्शन से पहले चेक करो वो सूटेबल है काम के लिए, उसका इंटरव्यू लो, उसको ट्रेनिंग दो और फिर काम पे लगाओ। पहले क्या था, कोई भी आता था चल काम पे लग जा और शुरू हो जा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि
ऑटोमोबाइल या स्टील ये सब कंपनीज में कॉम्प्लिकेटेड काम रहते हैं, इससे इंजरी भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, ट्रेनिंग ना किया जाए। कितने सारे इंसिडेंट्स हुए जहां पे लैक ऑफ ट्रेनिंग, पायलट एरर भी माना जाता है, हर बार मशीन एरर नहीं रहता है। पाकिस्तान के जो एरोप्लेन है उसको यूरोप और अमेरिका में बैन किया हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि पायलट्स नकली सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। तुम नकली सर्टिफिकेट में टेम्परेरी तो उड़ा पाओगे, लेकिन जहां पे क्लाइमेट है ना थोड़ा कम ज्यादा हो गया, और जहां पे रनवे छोटे हैं, कौन सा इंडिया में भी एक एक्सीडेंट हुआ है मैंगलोर में शायद, रनवे छोटा था, लैंडिंग जब करते हैं तो बीच में उसने लैंड किया तो रुका ही नहीं प्लेन, सीधा पहाड़ में नीचे गया। और एक पॉइंट होता है जब प्लेन उड़ना, जब स्पीड पकड़ता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि प्लेन को उड़ना ही होगा, तुम रोक नहीं सकते, उसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं। पायलट को प्लेन हवा में लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक लगाना और रुकने तक जो स्पेस है तब तक वो एयरपोर्ट को क्रॉस करके रास्ते में आ जाएगा। तो ये सब ट्रेनिंग प्रोफेशनल तरीके से दिया जाता है, और उसके बाद तुम पायलट बनते हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ही सेड वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, उनको ट्रेनिंग दो। नेक्स्ट पॉइंट जो है साइंटिफिक ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दो। और इसके लिए उन्होंने बोला कि चेक करो जो वर्कर्स जिस काम के लिए सूटेबल है, ठीक है ना। अभी जो डायमंड का काम करते हैं, इंडिया में बेस्ट खाना कौन बनाता है? राजस्थान के कुक्स। सारे बॉलीवुड के कुक्स राजस्थान के गांव से ही आते हैं। राजस्थान में बेस्ट खाना माना जाता है कुक्स। तो मध्य प्रदेश जो सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इंदौर का खाना आई थिंक इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। सुना भी होगा तुमने, वहां पे नाइट मार्केट है ना गोल्ड के दुकान के बाहर। कारण क्या है? राजस्थान के नजदीक है, गुजरात। तो ये सब एरिया डेवलप हो गए, और जो डायमंड पे जो काम करते हैं सूरत के कारीगर, दे माइट अर्न 1 लाख से 1,20,000 तक। वो स्किल्ड काम है, दूसरा आम आदमी नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लगता है। इनफैक्ट तुमको विश्वास नहीं होगा, एक आई थिंक पफर फिश या कोई तो फिश है जापान में, मुझे ख्याल नहीं आ रहा, वो पॉइजनस फिश है, सुना है? टोफू या टोफू, क्या नाम है? टोफू एक वैसे तो पनीर की तरह है, लेकिन एक फिश का ऐसा ही नाम कुछ है, तुम चेक कर सकते हो, टोफू है समथिंग। लेकिन उसको, उसमें जहर रहता है। 5 से 10 साल का ट्रेनिंग लगता है उसको, उसके बाद वो उनको लाइसेंस मिलता है जापान में। और फिर बाकी का फिश वो एक्चुअली वो टेस्टी रहता है, इसलिए लोग खाते हैं। तो वो पॉइजन निकाल के बना के लोग खाते हैं, लेकिन कोई भी आम इंसान वो नहीं बना सकता, क्योंकि द मोमेंट पॉइजन आके तो डेथ भी हुआ है उसके वजह से। तो बस वो फिश का पॉइजन निकालने के लिए इट टेक्स 5 to 10 years ऑफ ट्रेनिंग। सोचो कितना वो कॉम्प्लिकेटेड और डीप काम होगा। बाकायदा लाइसेंस दिए जाते हैं, हाँ तुम फिश को हैंडल कर सकते हो, बाकी लोग को तो हैंडलिंग भी अलाउड नहीं करते, ठीक है। सो साइंटिफिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, तब जाकर एफिशिएंसी बढ़ता है। तुम देखो मारुति महिंद्रा में जो 30-40 साल से काम कर रहे वर्कर्स, उनके, अब मुझे टाइपिंग आता है तो मेरा स्पीड 40, 60, 80 तक चला जाता है, फिंगर्स वार्म हुए तो। नॉर्मल इंसान स्लो स्लो करेगा। तो यदि मुझे किसी को सिखाना होगा तो पहले ASDF उसके टेक्निक से, यंगस्टर्स टेक्निक डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं। और हमने जब सीखा था 1992 में, तो टाइपराइटर इंस्टीट्यूट में सीखा था, पहले ASDF, पहले बीच का की, फिर ऊपर का की, फिर नीचे का की, फिर सब एक साथ, ऐसा 2 से 3 महीने में हमने सीखा था। वो सीखा था, उसकी वजह से आज वी कैन टाइप 80, और एकदम जबरदस्त फॉर्म हो गया तो 90 तक चला जाता है। और जबकि यंगस्टर्स का स्पीड 15-20 के ऊपर नहीं जाता, विदाउट ट्रेनिंग नहीं जा सकता, तुम कर ही नहीं पाओगे। और मेरे से डबल फास्ट करने वाले भी लोग हैं, 120 जो दिन भर रहते हैं, तो उनका स्पीड मेरे से भी डबल तो नहीं होगा, बट 120 तक चला जाता है, जो कि बहुत फास्ट है। तुमने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे, खट 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 करके वो करता है, उसमें कुछ नहीं है, ब्रेन और उसका कनेक्शन हो चुका है रिपीटेड प्रैक्टिस के लिए। तो यही बोल रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद विद प्रैक्टिस वर्कर ट्रेंड हो जाता है, उसमें डिफेक्टिव कम निकलता है। तुमने रोल्स रॉयस का देखा है, लोग एक हाथ से पेंट करते हैं। मैंने वो दिन एक वीडियो देखा था, मुझे ऐसा लगा यार ये आदमी क्या ट्रेंड है। जो रोल्स रॉयस है उसमें पूरा काम हाथ से होता है, तो एक पेंट ब्रश था, एक लाइन ले रहा था, उसका हाथ का मैंने पोजीशन देखा, ऐसे पेंट कर रहा था एक सिंगल लाइन। वो
मुझे लगता है कम से कम 20 से 30 साल से कर रहा था, और वो अकेला ही आदमी है जिसको परमिशन है वो काम करने की, बाकी कोई नहीं कर सकता वो काम। सो यही वाली बात है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वर्कर्स। छठवां पॉइंट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका सबसे बेस्ट पॉइंट था, लेकिन इसमें खर्चा भी बहुत था। मैं बताता हूँ क्या था ये पॉइंट। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट शुड थिंक, वर्कर्स शुड डू, बराबर है, लेकिन उन्होंने एक फंक्शनल एक स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने बोला कि जब तुम कंपनी में आओगे, तुम्हारा अटेंडेंस लेने वाला टाइम क्लर्क अलग होगा, तुम मशीन में जाओगे तो वहां पे जॉब देने वाला क्लर्क अलग रहेगा, प्लानिंग करने वाला मैनेजमेंट अलग रहेगा, झाड़ू करने वाला आदमी अलग रहेगा। मतलब हर काम के लिए अलग आदमी रहेगा। तो उन्होंने बोलते ना कम से कम 10 से 12 आदमी बना दिए। इससे क्या होगा, जबरदस्त मास्टरी आ जाएगा। लेकिन तुम झाड़ू मार रहे हो तो तुम जिंदगी में दूसरा कुछ नहीं करोगे, सिर्फ झाड़ू ही मारोगे। तुम एक पर्टिकुलर मशीन में काम कर रहे हो तो पूरा जीवन तुम उसी मशीन में काम करोगे, दूसरा कुछ नहीं करोगे। जबकि जापान में यदि एक वर्कर काम नहीं कर रहा है, कचरा दिख रहा है, तो वो झाड़ू मारेगा। तो जापानीज अभी की टेक्निक इज ऑपोजिट टू व्हाट टेलर सेड। टेलर ने बोला अभी एक सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटी का ही काम करेगा, लिफ्ट का अलग रहेगा, झाड़ू मारने वाला अलग रहेगा, एवरीथिंग उसने सेपरेट कर दिया। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मींस तुम एक ही काम करोगे और उसमें माहिर बनोगे। 100 साल पहले ये काफी करेक्ट था, आज थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है, दूसरे भी काम दिए जाते हैं। और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अभी 100 साल पहले टेलर ने क्या बोला था, कंपनी ने आउटपुट क्या करना चाहिए, मैक्सिमम लाना चाहिए। मतलब आउटपुट को रोको मत, जितना आउटपुट ला सकते हैं लाओ। उसके पहले वर्कर को ट्रेनिंग दो, मशीन साइंटिफिक तरीके से खरीदो, और बस आउटपुट मैक्सिमम लाओ। मैनेजमेंट और वर्कर्स के भी रिलेशनशिप अच्छा रखो। सो अल्टीमेटली जो ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये प्रोडक्शन से संबंधित है, मैक्सिमम आउटपुट लाने के हिसाब से ये प्रिंसिपल बनाया गया था, और ये फ्रेडरिक प्रिंसलॉ टेलर ने किया। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, लेट अस चेक आउट दिस स्टोरी, टेलर्स प्रिंसिपल। अब इसमें मैंने साइंस प्रैक्टिकल और आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन को सब जानते हैं, 1908 में उन्होंने लॉ ऑफ रिलेटिविटी लाया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन द ईयर आई थिंक 1924। ठीक है, और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आई विल नॉट स्पीक ऑन दैट, बस इस स्टोरी में बात करूंगा मैं। पहला नंबर, एक स्कूल का सोचो, टीचर प्लान आउट करते हैं साइंस प्रैक्टिकल और थंब के शेयर से उनको प्रैक्टिकल के रूम में भेजती है। ठीक है ना, आई थिंक जस्ट एक सेकंड मुझे देना। साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब में एक टीचर प्लान आउट करती है कि साइंस का प्रैक्टिकल रखा जाए, और ऐसे सोचो थंब से पॉइंट आउट करती है। इफ तुम इधर जाओगे ना, अंडर वाटर क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग, जब तुम पानी के अंदर हो, तुम्हारे इधर मास्क रहेगा, तुम बोल नहीं सकते कुछ भी, तुम बोलते जाओगे तुम सुनाई नहीं देगा। तो वहां पे इफ कुछ प्रॉब्लम, इफ एवरीथिंग इज ओके, तुम ऐसे करते हो। और कुछ जगह पे वो लोग बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम है तो थंब नीचे करो, मीन्स वो तुमको ऊपर लेकर आएगा। ठीक है ना, तो पूरा थंब पे चलता है। या इफ एवरीथिंग इज ओके, तुम ऐसे करोगे। इफ तुमको कुछ डर लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ वाले बोलते हैं ऊपर ले जाओ भाई, जिंदा बचाओ। ऐसा स्कूबा डाइविंग में पहले से ट्रेन करते, डायरेक्टली डुबकी नहीं मरवाते पानी, पहले उसको ट्रेनिंग देते तुमको। ठीक है, सो वो थंब से पॉइंट आउट करती है साइंस के प्रैक्टिकल। दूसरा ये थंब, अरे वाह, थंब भी हमने बनाया, देखो। प्रैक्टिकल रूम के बाद टीचर हारमोनियम बजाना शुरू कर देती है। अब तुमको सिली लगेगा, बट सिली चीजें याद रहता है। तुम सोचो साइंस की टीचर है, वो बोलती है कि साइंस के प्रैक्टिकल में मैं तुमको भेज रही हूँ, वो थंब से पॉइंट आउट करती है वहां प्रैक्टिकल रूम में जाओ। प्रैक्टिकल रूम जाने से पहले साइंस की टीचर हारमोनियम बजाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल रूम के अंदर घड़ी के रिवॉल्यूशन स्टडी करते हैं, घड़ी रहता है, और मेंटली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, साइंस की टीचर कहाँ भेजती है, प्रैक्टिकल रूम, पॉइंटिंग द थंब। रूम के बाहर हारमोनियम प्ले करती है, चलो अभी अंदर गए, वहां पे घड़ी रहती है, तो घड़ी के रेवोल्यूशन स्टडी करते हैं।
टीचर बोलती है तुम्हारा परफॉर्मेंस देख मैं तुम लोगों से कुछ स्टूडेंट्स को साइंटिफिकली सेलेक्ट करूंगी फिजिक्स ओलंपियाड के लिए। बोलते हैं ना कुछ लोग बहुत अच्छा साइंस के प्रैक्टिकल, नासा में भी इंडिया के कुछ लोग जाते हैं, और आजकल तो मैं इसरो का भी सुन रहा हूँ, कुछ इंडिया के स्टूडेंट सेलेक्ट होकर उनको इसरो में ट्रेनिंग दिया जाता है। अगेन नासा में बहुत सारे एक एक स्टोरीज तुम सुनोगे ना, कुछ लोग इंडिया के मिल जाएंगे, इसरो में तो पूरे के पूरे इंडियंस ही है। सो वो क्या बोलती है, पहला जो साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब कहाँ बेचती है, प्रैक्टिकल रूम। प्रैक्टिकल रूम के बाहर क्या करती है, हारमोनियम बजाती है। बच्चे अंदर जाते हैं, घड़ी का मेंटल रिवॉल्यूशन स्टडी करते हैं, और फिर वो देखती है और बोलती है तुम में से कुछ स्टूडेंट को मैं साइंटिफिकली सिलेक्ट करूंगी। उतने में आइंस्टाइन आते हैं और बोलते हैं तुम्हारा साइंटिफिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जवाबदारी मेरी। सोचो एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद आ रहे हैं। आई थिंक ही वाज अ वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट। कुछ लोग बोलते हैं ब्रेन का उसका निकाला हुआ है, वो उसका स्टोरी अलग से मैं बताऊंगा क्या था वो। मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, वो साइंटिफिक रूल या प्रैक्टिकल रूम जो है वहां पे बेचती है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, थंब से पॉइंट आउट करती है, रूम के बाहर हारमोनियम पे प्ले करती है। फिर बच्चे अंदर जाते हैं, वो क्या बोलती है घड़ी का रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन स्टडी करो, फिर तुम में से कुछ लोग को मैं साइंटिफिकली सेलेक्ट करूंगी। उतने में आइंस्टाइन आते हैं और बोलते हैं मैं खुद तुमको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दूंगा। ठीक है ना। फिर आइंस्टाइन बोलते हैं क्लास को 2 डिवीजन में बांटो। अभी आइंस्टाइन अंदर आते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा पर्सनल ट्रेनिंग का जवाबदारी मेरा, ठीक है। और फिर बोलते हैं क्लास को 2 डिवीजन में बांटो, बॉयज और गर्ल्स 2 अलग अलग भाग में बांटो। और बोलते हैं तुमको ट्रेन करने से पहले मैं स्कूल को जो एम्प्लॉयर है और टीचर्स को जो एम्प्लॉयज है उनकी एफिशिएंसी और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से काम कर सके। वो बोलता है कि तुमको ट्रेन करने से पहले मैं जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कौन है, स्कूल, और टीचर जो कि एम्प्लॉय है उनका एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सके। लेट अस रिवाइज दिस ताकि तुमको याद आ जाए। पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक साइंस का प्रैक्टिकल रहता है, टीचर थंब से पॉइंट आउट करती है टुवर्ड द प्रैक्टिकल रूम, कि प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं, बच्चे लोग बाहर रुक जाते हैं, टीचर क्या प्ले करती है, हारमोनियम, ठीक है, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर बच्चे अंदर जाते हैं, टीचर क्या बोलती है तुम मेंटल रिवॉल्यूशन जो घड़ी है उसका रेवोल्यूशन जो काटा है वो तुम स्टडी करोगे। फिर बोलती है तुम लोग में से कुछ लोग को मैं साइंटिफिकली सेलेक्ट करूंगी। उतने में आइंस्टाइन आते हैं, बोलते हैं मैं खुद पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा बच्चों को और डेवलपमेंट करूंगा। और फिर बोलते हैं ठीक है अभी क्या करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, डिवीजन ऑफ वर्क, बॉयज दिस साइड गर्ल्स दिस साइड, ऐसे बोलते हैं। और फिर बोलते हैं तुमको ट्रेनिंग से पहले एम्प्लॉयर स्कूल है और एम्प्लॉय टीचर है, दोनों का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैं पहले उनको ट्रेन करूंगा और फिर टीचर तुमको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए ट्रेन करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा पॉइंट है इसलिए। सो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होता है।